हे गाइस, वेलकम टू अग्नि बैच। आई होप सबने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट वीडियो अच्छे से देख लिया है, और यदि नहीं देखा है तो जाओ, फिर से जाओ और पूरे वीडियो को अच्छे से देखो। बहुत ही तगड़ा बनाया है और हर एक एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्लियर किया है। एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड तो चलो सॉल्यूशन कीड़ा के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। चलो भैया, बात करते हैं पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज आ जा रही है इकोलाई। बेसिकली इकोलाई सेल में ऐसा बोला गया है, जब इंफेक्शन होता है तो इकोलाई सेल में T2 बैक्टीरियोफाज क्या डाल के जाता है। याद कीजिए, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करवाया है, इवन बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल भी बताया है, राइट। तो इस पे हम क्या देखेंगे, चलो भैया एक बार। हाँ, तो इस पे माइक चेक करना पड़ता है क्या? ओके, सो इस पे अपने क्या देख रहे हैं। सो माय आंसर इज योर ओनली न्यूक्लिक एसिड एंटर्स इनटू द सेल। सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को एंटर करेंगे, बाकी प्रोटीन को एंटर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया जी सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब यहां पे बात हो रही है रेप्लिकेशन की, उसमें क्या होता है। तो रेप्लिकेशन का सबसे प्रमुख स्टेप होता है, सबसे तो पहले हेलिकेस उसके डबल स्ट्रैंडेड जो भी हेलिक्स है उसको पहले अनवाइंड करता है, पर वो ऑप्शन बेसिकली मैच नहीं खा रहा है। तो चलो सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, पहले प्राइमेस हेल्प करता है, क्या ऐड करता है, तो ऐड करता है आरएनए प्राइमर। उसके बाद आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 इसका काम क्या है, पॉलीमराइजेशन करवाना, नया स्ट्रैंड बनवाने का काम होता है। तो चलो भैया वो पहले वो बनाएगा। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे डीएनए पॉल 1 का काम क्या होता है। तो जो आरएनए के जो छोटे छोटे प्राइमर बनते हैं ना, छोटे छोटे जो आरएनए के प्राइमर जो ये प्राइमेज बना के जाता है, उसको हटाने का काम करता है, क्योंकि डीएनए में आरएनए नहीं होना चाहिए, राइट। एंड आफ्टर दैट जो लाइगेज है वो सारे वो छोटे छोटे ओकासागी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा। सो दिस इज माय परफेक्ट आंसर, दैट इज माय ए। थर्ड, चलो भैया ये तो मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाया मेरे वन शॉट में। तो उसमें आप देख सकते हो कि ये जो वाउंड कर रहा है ये तो डीएनए है, ये तो आंखें बंद करके डीएनए है। चलो भैया, मुझे आंसर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बता देता हूं कि ये जो बीच का जो वो गोलाकार है वो मेरा हिस्टोन ऑक्टामर है। और याद कीजिए मैंने बताया था एक क्लिप हिस्टोन भी मौजूद रहते हैं जो क्लिप करके रखता है मेरे न्यूक्लियोसोम को, दैट इज कॉल्ड एज योर H1 हिस्टोन प्रोटीन। आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके ऊपर था वो तो हमें पता है, पर उससे एक और फील्ड का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, दैट इज योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। याद कीजिए मैंने बताया था कि भाई इतने सारे डेटा को स्टोर कहां करेंगे, तो देयर शुड बी सम सॉफ्टवेयर, देयर शुड बी सम कंप्यूटर्स हु विल बी स्टोरिंग देम, राइट। एंड दैट इज योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बात करें फिफ्थ, सैटेलाइट डीएनए कौन से होते हैं। ये एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है जो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, बट ये किसी चीज को कोड नहीं करते। ये चीज हमें माइंड पे सेट रखनी है। सो दे नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म किस वजह से होता है। तो याद कीजिए पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो कि म्यूटेशन की वजह से चालू होता है, राइट। म्यूटेशन की वजह से जो मेरा नाइट्रोजिनस बेसिस है वो चेंज होते रहते हैं मेरे डीएनए में। आफ्टर दैट इसी डिफरेंसेस को मैं किस लिए यूज करता हूं, आई बेसिकली यूज इट फॉर माय जेनेटिक मैपिंग। मेरे पूरे जीन की स्टडी करने के लिए मैं यूज करता हूं, और ये डिफरेंस ही मुझे किसी और से अलग बनाता है, राइट। सो आई कैन ऑल्सो यूज फॉर माई जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, राइट। सो यस, मैं इसको हर एक चीज के लिए यूज कर सकता हूं। सो माई आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, आरएनए प्राइमर्स आर नेसेसरी इन डीएनए सिंथेसिस बिकॉज। अरे यार, आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए? आरएनए प्राइमर इसीलिए चाहिए बिकॉज याद करिए ये फिनोमेना जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए पॉल जो भी हमारे पास होता है, डीएनए पॉल 3, ये खुद अपने आप से काम चालू नहीं करता, इसको कोई धक्का मारने वाला चाहिए, कोई शुरू करने वाला चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये अपने आप से एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसको कोई धक्का मारने वाला चाहिए, इसलिए हमें आरएनए प्राइमर लगाना पड़ रहा था। नेक्स्ट, if a nucleotide lacks an hydroxyl group of the 3' end, चलो यहां पे बोला गया कि यदि 3' end पे, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो पेंटोज शुगर होता है उसमें ये वाला, ये यदि 1 है, ये यदि सेकंड है, तो ये वाला मेरा थर्ड कार्बन होगा, और थर्ड कार्बन में OH ग्रुप होता है। यही OH ग्रुप के हेल्प से वो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ पाता है। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि यदि ये OH को ही मैं हटा दूं तो क्या होगा,
तो क्या दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ पाएगा? माय आंसर विल बी नो, पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता, राइट? सो देखते हैं, नो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड वुड बी एडेड इन द ग्रोइंग स्ट्रैंड कंटेनिंग दैट न्यूक्लियोटाइड। एक बार ये न्यूक्लियोटाइड आ गया ना जिसमें ये OH ग्रुप नहीं सिर्फ H यदि मौजूद है तो आगे का रेप्लिकेशन नहीं होने वाला, प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, एस्चेरिशिया कोलाई। ओके, हम लोगों ने देखा कि भाई N15 में पहले ग्रो किया गया था, फिर डायरेक्टली मैं उसको N14 मीडिया में लेके आ गया हूं। द 2 स्ट्रैंड ऑफ द DNA मॉलिक्यूल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया हैव। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, मान लो कि भैया जी मेरे पास यहाँ पे N15 में ग्रो किया जाने वाला DNA है, ये मेरा N15 में ग्रो किया जाने वाला DNA है। मैं इसको जब N14 में डालूंगा, व्हाट आई विल ऑब्जर्व, हाँ बिल्कुल बात है कि भाई पेरेंटल DNA तो रहेगा, हमने सेमी कंजर्वेटिव पढ़ा था, तो पेरेंटल DNA तो रहेगा, पर उसके साथ साथ अब एक नया स्ट्रैंड भी बनेगा। सो इट इज बेसिकली एन हाइब्रिड, इट इज एन N14 N15 हाइब्रिड DNA, राइट? तो यही देखिए, डिफरेंट डेंसिटी एंड डजंट रिसेंबल टू द पेरेंट DNA। यस, ना ही N15 बन रहा है ना ही N14 बन रहा है, ये N14 N15 का हाइब्रिड बनेगा। चलो नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा है भैया जी? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। During DNA replication, the strand separate by, okay, तो याद कीजिए, अभी मैंने बताया कि भैया आपके पास जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको खोलता कौन है? हेलिकेस, राइट? तो योर आंसर विल बी अनवाइंडेज या फिर हेलिकेस। नेक्स्ट, in Escherichia coli lac operon is induced by, of course it is induced by lactose। मैंने बताया था ये जीन कंट्रोल या जीन एक्सप्रेशन की बात आ जाती है तो हम देखते हैं कि हाँ, यदि लैक्टोज हुआ तो ही हम देखेंगे लैक ओपेरॉन चालू होगा, वरना लैक ओपेरॉन चालू नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स माय लैक्टोज इज द इंड्यूसर। नेक्स्ट थिंग, द वाइल्ड ई कोलाई सेल्स आर ग्रोन इन नॉर्मल मीडिया विद ग्लूकोज। ओके, ठीक है, मैं नॉर्मल मीडिया पे मैं ग्रो करवा रहा हूं, एंड देन इट इज ट्रांसफर टू द मीडिया कंटेनिंग ओनली लैक्टोज। ओके, चलो भैया लैक्टोज आ गया तो कौन सा प्रोसेस चालू करेंगे? लैक ओपेरॉन स्टार्ट करेंगे। चलो, तो यहां पे लिख देते हैं द लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड। डन। ओके, ओकासाकी फ्रेगमेंट्स कहां पे देखने को मिलता है? अभी मैंने रेप्लिकेशन करवाया, याद कीजिए, मैंने अभी बताया कि इट इज बेसिकली सीन इन रेप्लिकेशन, लैगिंग स्ट्रैंड में होता है। ओकासाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड में होता है, और लैगिंग स्ट्रैंड कहां पे हमें देखने को मिलता है? तो अभी हमने देखा रेप्लिकेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हु प्रूव्ड? प्रूव्ड बोल दिया मतलब बात खत्म, बस मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। प्रूफ बोल दिया मतलब आप हर चीज लिख के खत्म कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडॉन क्या है? इनिशिएशन कोडॉन, आंखें बंद करके एक ही जनों का नाम याद रखना है, दैट इज योर AUG। नेक्स्ट, द नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू द पेंटोस शुगर। चलो डायग्राम पे देख लेते हैं, याद करो, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, इसको ये दोनों जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज योर, अरे वाह, यहां पे तो लिखा हुआ है तो डायरेक्टली उस पे पॉइंट आउट कर देते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है। ये भी मैंने वन शॉट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अच्छे से डायग्राम के साथ। व्हाट इज द, ओके, यहां पे वापस से सेम क्वेश्चन, बेस प्लस शुगर उसको क्या बोलते हैं? तो बेस प्लस शुगर, ये देखिए, ये शुगर ये बेस, दोनों को मिला के हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसके साथ यदि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया ना तो मैं नाम दूंगा न्यूक्लियोटाइड। याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट, 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द अनयूजुअल मेटाबॉलिज्म सीन इन वायरस? याद कीजिए, मैंने एक नाम दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? यही तो स्पेशलिटी है मेरे वायरसेस की, क्योंकि उनमें तो आरएनए होता है, तो वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है होस्ट सेल के अंदर जाके, ठीक। सो योर आंसर विल बी फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। एक रिवर्स हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, राइट। नंबर 20, आरएनए से डीएनए, ओहो सेम क्वेश्चन अगेन। हम देख रहे हैं कि आरएनए से डीएनए को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, हर्शी चेज पे हमें कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिली है? तो सबसे पहले आ जाता है, मैंने आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही लिख के छोड़ दिया, ठीक है, कि भैया जी एनसीईआरटी ने क्या बोला है, जरा आपने देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जा रही है, ओके, ये देखिए, पहले इन्फेक्शन आएगा, फिर ब्लेंडिंग आएगा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी हमने अच्छे से देखा हुआ था, ठीक। नेक्स्ट,
द प्रमोटर एंड डैश फ्लैंक्स दी स्ट्रक्चरल जीन, ये तो एनसीईआरटी का लाइन है, डिट्टो। एंड व्हाट डज इट मीन कि भाई प्रमोटर स्टार्टिंग वाला पार्ट और रोकने वाले पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। तो स्टार्टिंग में होता है प्रमोटर, पीछे होता है टर्मिनेटर और बीच में होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। याद आया कि नहीं आया? डन। ओके, नाउ आर फैक्टर, आर फैक्टर मतलब रिलीजिंग फैक्टर, मतलब रोकने वाला फैक्टर, बंद करने वाला फैक्टर, ले लो भैया टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के भाषा में। नेक्स्ट दी कोडॉन एयूजी, एयूजी मतलब नाम से ही पता चल गया भैया जी ये स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। तो ये क्या क्या कर, ओहो अच्छा पूछ लिया गया। इट बेसिकली कोड्स फॉर मिथियोनिन, ऑफ कोर्स मिथियोनिन इज द करेक्ट आंसर, और स्टार्ट करवाता है, सो इट इज कॉल्ड एज योर इनिशिएटर। माय आंसर विल बी डी। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, याद कीजिए मैंने बताया था कि आपके पास GAG होता है, वो GAG के जगह हम लोग देख रहे थे हो जाता है GUG। तो ये एक पॉइंट म्यूटेशन है, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस में बदलाव आया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट म्यूटेशन। और वो हम लोग कैसे देख रहे हैं, दैट A इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू U, सो योर आंसर विल बी पॉइंट म्यूटेशन। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, खत्म। चलो बात करते हैं लेवल 2 पे। हम लोग लेवल 2 पे बात करें तो देख रहे हैं भैया नीट क्वेश्चंस, आ जाओ। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, तो याद कीजिए जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है और जब वो अनवाइंड होता है ना, तो एक स्ट्रेस रिलीज होता है, एक स्ट्रेस जनरेट होता है लोअर एंड पे, और उस लोअर एंड के स्ट्रेस को आराम करवाने के लिए या रिलैक्स करवाने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे टोपोआइसोमरेज। वो क्या करता है, इट बेसिकली प्रोड्यूसिंग अ निक इन डीएनए, मतलब एक छोटा सा कट बनाता है ताकि वो स्ट्रेस को रिलीज कर सके, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, अच्छा मतलब शब्दों का खेल है वैसे तो, बट अच्छा था। नेक्स्ट, इन डीएनए रेप्लिकेशन द प्राइमर इज, अब ये प्राइमर होता क्या है, प्राइमर बेसिकली आरएनए का पार्ट होता है, आरएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है। तो हम देख रहे हैं इट इज बेसिकली अ स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। ओके, नॉनसेंस कोडॉन, ओके ये क्या करेगा, तो नॉनसेंस कोडॉन बेसिकली मेरे कौन से प्रोसेस को, AUG वाले हम लोगों ने देखा था, उल्लू आया आया उल्लू आया गया, UAA UAG UGA, ये मेरे प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रुकवा देता है, ट्रांसलेशन को रुकवाता है। तो ये देखो टर्मिनेशन जीन मैसेज फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, मतलब ट्रांसलेशन। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस मतलब ही बात कर रहे हैं ये लोग ट्रांसलेशन के बारे में, उसको रोकने का काम करता है आपका नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन, ठीक है। हाउसकीपिंग जीन, हाउसकीपिंग जीन कौन होते हैं, ओके हाउसकीपिंग मतलब जो आपका पूरा पूरा ध्यान रखे, क्यों, क्योंकि वो हमेशा कोड करते रहते हैं, हमेशा प्रोटीन बनाते रहते हैं, सो दे आर कॉन्स्टेंटली ऑपरेटेड फॉर योर सेल्यूलर एक्टिविटीज, ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट, एंटीकोडॉन इज मेड अप ऑफ, एंटीकोडॉन किससे बना हुआ है, तो इट इज एन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस एट वन एंड ऑफ द आरएनए। तो हम देखते हैं कि हाँ ये देखो ये मेरा टीआरएनए है, उसका एक छेड़ा, एक अनपेयर्ड छेड़ा इज कॉल्ड एज योर टीआरएनए का पार्ट। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में जो वायरस, जो भी बैक्टीरिया थे, सॉरी बैक्टीरिया जो भी थे वो कैसे थे, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि वो भले रफ होते हैं बट उनके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का एक लेयर होता है जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाते हैं, और स्मूथ हो जाते हैं दैट्स व्हाई दे आर विरुलेंट। तो देखो विरुलेंट इज स्मूथ, विरुलेंट फॉर्म इज स्मूथ। नेक्स्ट, ओके चलो भैया इसका मुझे बनाना है एमआरएनए बनाना है, ठीक है बना देते। जी का सी का हो जाएगा जी, टी का हो जाएगा ए, जी का हो जाएगा सी, ए का हो जाएगा टी, होना चाहिए मुझे पता है, पर ये तो आरएनए बनाना है तो टी नहीं लगा सकता, यू। चलो देखते कहीं मैच खा रहा है, लो भैया डन। ओके, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे काम करेगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मुझे आरएनए से डीएनए बना के देगा। तो मतलब आरएनए के भरोसे पे मैं डीएनए बनाने वाला हूं, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करने वाला हूं, तो उसका नाम हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, आरएनए के भरोसे से डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक। ओके, अब लैक ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, तो एक हो जाता है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज। याद कीजिए जीन Z, जीन Y, जीन A, ठीक। चलो
अब यहां पे मैंने एक हीट किल्ड पैथोजेनिक सेल्स लिया हुआ है। हीट किल्ड पैथोजेनिक सेल्स मतलब कि ये बात कर रहे हैं एस स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हीट किल्ड है। ओके, और मैंने नॉन पैथोजेनिक मतलब इधर मैंने रफ स्ट्रेन लिया है पर जिंदा। याद कीजिए ये तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का लास्ट एक्सपेरिमेंट है जहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो माइस जो है वो डिजीज पैदा, उसमें वो डिजीज आ जाती है और वो फाइनली मर जाता है। तभी तो आया हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, हमारे ग्रिफिथ भाई साहब ने किया था ये। नेक्स्ट, म्यूटेशन विच ऑल्टर्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ डीएनए। अच्छा चलो, म्यूटेशन है तो हमने म्यूटेशन में कुछ आधी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ी थी, बिल्कुल परफेक्ट है। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन भी एक टाइप ऑफ म्यूटेशन हो जाता है। इसका मतलब कि ए के सामने मुझे पता है टी लगता है, पर कभी कभार क्या होता है ना, टी के जगह सी आ जाता है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो ये तरीके का म्यूटेशन, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, ये तो थोड़ा जेनेटिक्स की बात आ जाती है। चलो ये भी सॉल्व करा देता हूं। चलो पुनेट स्क्वायर देखते हैं। अब यहां पे ओ ब्लड ग्रुप का यदि बच्चा हो तो पेरेंट्स का क्या नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स की जो जोड़ी है उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो इधर लिखा हुआ है ओके, ए बी और ओ नहीं होना चाहिए। मतलब मम्मी यदि ए बी हुई तो क्या होगा, जरा नोटिस कीजिए। मम्मी यदि ए बी हुई तो ए बी का मतलब, चलो पहले तो बता देता हूं, ए बी का मतलब हो जाता है आई ए आई बी, ये मम्मी। लेटेस्ट टेक, पापा को रखना है तो भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और पापा यदि ए बी है तो मम्मी ओ, तो चलो भैया आई ओ लिख दिया। आ जाओ चलो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा आई ए, ये हो गया मेरा आई बी, ये हो गया मेरा आई ओ, ये हो गया मेरा आई ओ। तो इसमें बच्चे देखिए भैया, इसमें तो जो बच्चे हैं वो कंफर्म उनका ब्लड ग्रुप या फिर ए होगा या फिर बी होगा, ओ तो कभी नहीं होगा, कतई ओ ब्लड ग्रुप तो नहीं मिलेगा। सो दिस पेयर शुड नॉट बी देयर, सो योर आंसर विल बी ए बी एंड ओ। नेक्स्ट, ओके, क्रॉसिंग ओवर किस में देखने को मिलता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ बाइवेलेंट। ये भी हम लोग जेनेटिक्स में समझेंगे कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, क्रोमोसोम्स कैसे एक दूसरे के ओवरलैप करके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो ये अपने देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में जरूर देखेंगे। आफ्टर अ म्यूटेशन एट अ जीन लोकस अ कैरेक्टरिस्टिक, ओके चलो, यदि कहीं पे म्यूटेशन आया तो क्या चेंज आएगा। डीएनए में म्यूटेशन आया तो आरएनए में म्यूटेशन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए में म्यूटेशन आया तो प्रोटीन में भी म्यूटेशन आएगा। तो हम देखेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी, जिसके वजह से वापस से कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एज। अब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव क्या है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास यदि पेरेंटल डीएनए है, वो पेरेंटल डीएनए पहले सेपरेट होते हैं और फिर एक बार सेपरेट हो गए उसके सामने नया स्ट्रैंड बनता है। तो यदि नया स्ट्रैंड बन रहा है तो देखिए ये रहा, वन स्ट्रैंड इन ईच इज अ न्यू मॉलिक्यूल इज पेरेंट एंड द अदर इज न्यू। ओके, तो एक मॉलिक्यूल पेरेंटल होगा और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, किसमें सबसे हाईएस्ट और किसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जीन, ये तो मुझे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ही बता दिया था। दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे हाईएस्ट और वाई में सबसे कम या ना बराबर। 17, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू। ये याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि भैया जी मेरे पास एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, इसके ऊपर सबसे पहले जो स्मॉलर सब यूनिट है मेरे राइबोसोम का वो बाइंड होता है, उसके ऊपर मेरा टीआरएनए बाइंड होता है। याद आ रहा है? सो द आंसर विल बी द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पहले बाइंड होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट, द लैक ओपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन। लैक ओपेरॉन कब चालू होगा, जब मेरे मीडिया में लैक्टोज होगा। लैक्टोज नहीं तो लैक ओपेरॉन नहीं, राइट। तो लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर। तो ये मेरा लैक ओपेरॉन का मैकेनिज्म है। ओहो, लो भैया, वापिस से वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वापिस से रिपीटेड है टेक्निकली कि भाई 3 प्राइम टू 5 प्राइम में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। यदि मुझे पॉलीमराइजेशन रोकनी है, टू प्रिवेंट, मतलब यदि मुझे पॉलीमराइजेशन रोकनी है, पूरा स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूं। ये देखिए यहाँ पे OH ग्रुप था और आप यहाँ पे डॉटेड लाइन देख सकते हो क्योंकि वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड है। सो व्हाट आई विल डू इज, इफ आई रिमूव दिस OH ग्रुप को सिर्फ रिमूव करके सिर्फ H रख दूं तो आगे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा।
राइट। तो आगे हम लोग पॉलीमराइजेशन नहीं देखेंगे यदि ये थर्ड कार्बन में से मैं OH ग्रुप को रिप्लेस करवा दूं या हटवा दूं तो चलो, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द 3' OH ग्रुप ऑफ योर डीऑक्सीराइबोस। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड ऑफ DNA occurs in one strand because, क्यों लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, ये मेरा क्वेश्चन है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस मतलब लैगिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है यहां पे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देखिए, ये जो मेरा यहां पे मेरा लैगिंग स्ट्रैंड का छोटा सा पार्ट है, अब ये जो पार्ट है वो आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, ये कभी पीछे की तरफ ग्रो नहीं कर सकता। It always synthesize in only and only one direction, that is from 5' to 3'। वो कभी रिवर्स नहीं कर सकता। That's why बार बार मुझे नया प्राइमर लगाना पड़ रहा है, नया सिंथेसिस करवाना पड़ रहा है। That is the main problem that I'm facing। तो चलो ये देखो, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, मतलब ये DNA Pol 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। DNA Pol 3 that basically catalyze polymerization only in one direction, that is from 5' to 3'। यदि रिवर्स जाता तो मेरा माजरा ही खत्म हो जाता, समझना भी आसान हो जाता, राइट। ओके, अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसलेशन इज कैटलाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज। टेक्निकली देखने जाए तो इनिशिएशन भी करता है, इलोंगेशन भी करता है और टर्मिनेशन भी करता है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यही एक एंजाइम है जो सब कुछ कर सकता है, राइट। ओके, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, ये मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कोई जीन को रेगुलेट करना है कि भाई प्रोटीन प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करूं या उसको अभी वहां पे रुकवा दूं, अभी मेरे को प्रोटीन नहीं बनवाना, तो उसके लिए आप उसके ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक डालो। मतलब DNA से RNA ही मत बनने दो, RNA ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर जीन कंट्रोल, राइट। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट, regulatory protein are the accessory protein that interacts with the RNA polymerase and affect its role in transcription. Which of the following statement is correct about the regulatory protein? Regulatory protein क्या कर सकता है? याद कीजिए, रेगुलेटरी प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है, मैंने ये ओपेरॉन में आपको बताया था या जीन एक्सप्रेशन में आपको बताया था, दैट इट कैन एक्ट बोथ एज एन एक्टिवेटर एज वेल एज अ रिप्रेसर ऑल्सो। वो मेरे जीन को एक्टिवेट करके आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी करा सकता है या दोनों ही प्रोसेस को रुकवा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रुकवा सकता है, राइट। बात करते हैं 24th क्वेश्चन की। तो यहां पे जरा देखिए, पूछा गया है कि कितने N15 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 N14 और कितने N14 N14 बनेंगे आफ्टर 4th जनरेशन। तो मतलब कि मान लीजिए कि ये मैं N15 N15 में ग्रो किया है, ठीक है, फिर मुझे एक जनरेशन के बाद क्या मिलेगा, N14 N15 ही मिलेगा। N15 N15 तो और कभी नहीं मिलने वाला। सो योर आंसर विल बी भाई N15 N15 तो जीरो हो जाएंगे, एक भी नहीं मिलेंगे, 4 जनरेशन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बात आती है कि भैया जी और क्या मिलेगा, तो देखो भैया, ये मेरा फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ऐसे आपको थर्ड और फोर्थ करना है। करने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिलेगा 0:1:7। बात करते हैं लास्ट, RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। अब RNA होलो एंजाइम किसको, याद कीजिए, प्रमोटर को तो नहीं, ट्रांसक्रिप्शन को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, सिर्फ उसका ट्रांसक्रिप्शन करता है। याद आ रहा है, RNA पॉल सिर्फ इसी को ट्रांसक्राइब करेगा और बस, दैट्स इट, इट्स ऑल ओवर। हम लोगों ने 50 MCQ सॉल्व कर लिए एकदम फटाफट से। तो बस, यदि पसंद आया हो तो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन एंड स्टे ट्यून, क्योंकि वी विल बी कमिंग अप विद एन अनदर वन शॉर्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।